धामी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिलने पर दी बधाई। सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का किया अनुरोध। पीआरडी जवानों को सौगात। मानदेय में की गई 80 रुपए प्रतिदिन मानदेय की बढ़ोतरी। पीआरडी स्वयं संयोजकों ने सीएम धामी का जताया आभार। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। और मानसून सीजन की तैयारियों में लगा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग। हर साल मानसून सीजन में भूस्खलन से रास्ते होते हैं बाधित। विभाग कर रहा तैयारी पूरी होने का दावा। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई दी है। इस दौरान सीएम ने राज्य की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही सीएम के अनुरोध पर नितिन गडकरी ने अजबपुर से मोहकपुर तक एलिवेटर रोड और देहरादून में रिंग रोड का निर्माण, कैंचीधाम और ऋषिकेश में बाईपास के निर्माण पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हरिद्वार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिससे राजनीतिक गलियारे गर्मा गया है। जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पीड़िता की मां से मिलने पहुंचे और राज्य भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। बलात्कार महिला की कई मौतें होती है बलात्कार, और उसके स्वाभिमान की भी मौत होती है। और ये जो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या, ये अत्यधिक जघन्यतम अपराध है। इस अपराध के लिए पूरा समाज को, सबको लज्जित होना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए इस तरीके के अपराधियों को कठोरतम दंड देना चाहिए, कठोरतम दंड देना चाहिए। और पूरे प्रशासन को, सरकार को इस दिशा में कठोरतम दंड मिले, उसके लिए काम करना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देश और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए आंकड़े को आधार बनाकर राज्य और केंद्र सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिला अपराधों से जुड़े मामले में भाजपा के नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुटवाइये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शुक्रवार को सीओ के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल, एसएसबी और
पीएसी ने मंगलौर कस्बे के फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक चुनाव कराने में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। हरिद्वार से युवती के दुष्कर्म मामले में आरोपियों को बचाने में बीजेपी नेताओं के संलिप्त का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी ने आदित्य राज सैनी को पार्टी से निष्कासित करते हुए पद से हटा दिया है। वहीं मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी गलत के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर इस प्रकार का कृत्य सामने आए या किसी प्रकार का उन पर किसी पर आरोप लगे तो ऐसे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मामला संज्ञान में आया तत्काल प्रभाव से संबंधित व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करते हुए और सरकार में ओबीसी आयोग के सदस्य के रूप में वो तैनात थे, उनको भी सरकार से तत्काल बर्खास्त किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं दे सकती है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से बुजुर्ग महिला के साथ हुई चैन लूटने मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बसंती देवी के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारकर चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया और मामले में सीसीटीवी की जाँच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला है तकरीबन 85 वर्ष की। तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 या 6 बजे के बीच में उनके साथ जो है एक चैनी संजी की घटना कारित की गई थी और उसमें तत्काल हमारे द्वारा जो है उनके पुत्र की ओर से एक FIR दर्ज की गई थी, वो भी लूट में 392 IPC की FIR दर्ज की गई थी और विभिन्न टीमों के द्वारा मेरे द्वारा उसमें SSP साहब के दिशा निर्देशन में वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया था। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब CCTV फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया और जब तहकीकात की गई पता करते करते हम लोग वहाँ पहुँचे। 2 व्यक्ति जो है इस घटना में सम्मिलित होना पाया गया। एक का नाम है शुभम मिश्रा और दूसरे का है गौतम कुमार। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद भी शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां तस्कर नए तरीके इजाद कर शराब बेच रहे हैं। वही मामले में पुलिस ने चलती फिरती शराब की दुकान बनकर घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने बेल्ट बांधकर अपने कपड़ों में शराब के पब्बे छुपा रखे थे। मामले में 48 अंग्रेजी और देशी शराब के पब्बे बरामद किए गए हैं। व्यक्ति शराब बेच रहा था। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी कि उसी दौरान उसको पकड़ा गया। फिर लाके देखा गया तो वो पेट में बेल्ट बांध के उसमें शराब रखा था और पूरी 48 पौवे पूरे उसमें शराब को छुपाए हुए था। सारी रिकवर की गई और इस तरह की ड्राइव लगातार चलती रहती है और जो भी है वो हमेशा पुलिस की निगरानी पे रहती है और उनके खिलाफ काम पुलिस अभियान लगातार वहाँ पे चलाती है और जो भी हमें सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हैं और जो भी पकड़ा जाता है उसको उसके खिलाफ मुकदमा लिखते कार्रवाई। नैनीताल के पल्लीताल क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है। शव के संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर शव के क्षेत्र से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सूचना पड़ोसियों और नेपाली मूल के व्यक्तियों ने 112 के माध्यम से पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बेसुध पड़े व्यक्ति को BD पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो मृतक है। उसका नाम शेर बहादुर है। उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्ली ताल है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी उसका सबको हमने मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पौड़ी के डेविड धार के पास दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां ट्रक के नीचे आने से युवती की मौत हो गई। मेरी जानकारी के अनुसार युवती कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी। इस दौरान सड़क पर गिरे निर्माण सामग्री बाइक फिसलने से चालक और युवती डोनेट ट्रक के नीचे आ गए, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। एक हमारी छोटी बहन थी घाट के मरगांव से, वो यहाँ पे कॉलेज आ रही थी और उसने किसी से लिफ्ट मांगी बाइक से। तो बालक भी अपने क्षेत्र का था, तो ETC के ऊपर अपर चोपड़ा की चढ़ाई पे नीचे से एक लोड हाईवा जा रहा था और वहाँ पे जैसे आजकल देख रहे हो, आजकल बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश के साथ साथ में यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, रोड पे आए दिनों घर बने जा रहे हैं। किसी की रेवड़ी है, किसी की बजरी है। इसमें भी बहुत सारी लापरवाही प्रशासन की भी है। पौड़ी कस्बे में सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें एक 20 वर्ष की महिला है जो कि बाइक से जा रही थी और बड़े वाहन के नीचे आई है और मौके पे ही इनकी मृत्यु हो गई है। इनका शव को हम लोग लेके मोर्चरी में भेज दिया गया है, जिसमें पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। ये घटना जो घटी है जी, ऐसे बरसात के जो पत्थर रोड़ी, ये मुख्यालय पौड़ी हमारा जो वो है डाउन वाला क्षेत्र है रोड का, बहुत तीव्र गति से पानी का ढाल है। इसमें पत्थर आ जाते हैं रोड में। थोड़ा नगर पालिका को समझ होनी चाहिए कि हाँ भाई, इन पे थोड़ा जरा विराम लगाना चाहिए। मसूरी नगर पालिका ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आधा दर्जन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि रिस्पना नदी के अगल बगल अतिक्रमण हो रखे थे, जिसे लेकर पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर नदी की भूमि पर निर्माण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्माण को नहीं हटाया गया। वहीं मामले में NGT के निर्देशों के बाद कार्रवाई की गई है। चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई थी और कुल 12 अतिक्रमण यहाँ पे चिन्हित किए गए थे। ये 12 में जो शासन की 2016 की जियो है, उसके अनुसार 2016 से पूर्व के जो निर्मित थे उनको छोड़ते हुए कार्रवाई की गई। यहाँ पे कुल 7 भवन थे जो इस कार्रवाई के अंतर्गत आए और उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में सैनी समाज ने SSP कार्यालय का घेराव किया है। यह प्रदर्शन ग्राम प्रधान पति आदित्य राज सैनी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज के विरोध में किया गया। समाज के लोगों का कहना है कि आदित्य राज सैनी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई अस्वीकार्य है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सैनी समाज का जो शोषण हो रहा है और ये निरंतर कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सैनी समाज के इतने आज जो युवा साथी हमारे आज SSP कार्यालय पहुंचे हैं, वो जो सांतरसामा प्रकरण हुआ है उसमें आदित्य राज सैनी का कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है, वो अपने स्तर से पहले देखता है और जो उस तथ्य छिपाने का आरोप लगा और धारा 120 भी उस पर लगाई जा रही है, तो निराधार और गलत है। इसमें सभी सैनी समाज के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं वो सभी CBI की जांच या SIT से जांच हो और तथ्य निखर का है और जो दोषी होगा उसको सजा मिले। नैनीताल के भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों का बीमा दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह लिए जाने को लेकर CDO अशोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है। इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि सरकारी समिति इस बार किसानों से फसली ऋण समय से नहीं दे रही है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं उन्होंने मामले में सरकार पर किसानों से छल करने का आरोप लगाया है।
कोविड काल के दौरान कौशल विकास योजना में 313 करोड़ का घोटाला था, जो हमने जिसके लिए हमने जनहित याचिका डाली थी, वो हमने केवल कोविड काल के दौरान डाली थी। पर हमने अभी दोबारा एक आरटीआई डाली है, जिसमें हमें 2023 तक में भी बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको तक सर्टिफिकेट इशू करे गए हैं। और 18 साल जैसे मिनिमम एज है, तो 15 साल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दिलाई गई है और उनको भी दूसरों के गलत आधार कार्ड दिखा करके इस तरीके से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए हैं। और इसमें भी करीबन 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दी गई हैं, बिना कोई क्लैरिफिकेशन के 2 इंस्टॉलमेंट तक पे कर दी गई हैं। और लेकिन तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें शर्त ये है कि जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद ही तीसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगा ही नहीं जा रहा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून चक्राता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने पेयजल निगम को 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है। जहाँ पे लोग हैं और वहाँ पे ऑलरेडी पुरानी स्कीम्स में पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूज़पेपर की कुछ ये भी रिपोर्ट्स थी कि काफी जगहों पे ये पाइपलाइंस को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, मतलब पाइपलाइंस तोड़ें क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है। तो इस तरह का एक घोटाला सामने आया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका डाली। अब कोर्ट में उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर का डिपार्टमेंट के स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑन वर्क का ऑर्डर था और इंक्वायरी करने का ऑर्डर था। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 3 और रिस्पोंडेंट नंबर 4 से बोला है कि आप अपना जवाब डालिए, क्योंकि काम में तो स्टे है और पेमेंट में स्टे है नहीं है, उस चीज में पूरा जो है उनका जवाब अभी आना बाकी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर निगम देहरादून में होर्डिंग और यूनिपोल के टेंडर में प्रक्रिया हुई अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें उन्होंने नगर निगम और राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि तय की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में यूनिपोल और होर्डिंग टेंडर में अनियमितता और 300 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान को लेकर याचिका दायर की गई थी। कि अभिनव थापड़ जो एक समाज सेवी हैं देहरादून शहर के, उनके द्वारा यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में डाली गई थी, जिसमें यह बिंदु उठाया गया है कि नगर निगम देहरादून द्वारा वर्ष 2013 से 2023 तक जिस तरीके से होर्डिंग और यूनिपोल के मामले में राजस्व इकट्ठा किया गया, वो जितना इकट्ठा होना चाहिए था उससे बहुत कम है और इससे घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि समय पर निविदा आमंत्रित नहीं की गई। जो निविदाएं आमंत्रित की गई उसमें कुछ विशेष जो है ऑर्गेनाइजेशंस को फेवर किया गया और साथ साथ जो है जिस तरीके से प्रक्रिया फॉलो करी गई वो ऐसी प्रक्रिया थी कि एक खुले कंपटीशन से लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो इन सभी बिंदुओं पर जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी उसका गंभीर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, शहरी विकास सचिव को यह दिशा निर्देश दिए हैं कि वह इस पूरे मैटर को एग्जामिन करें कि क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है और अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय को बताए कि इस पर क्या कार्रवाई इफ एनी करी जा सकती है। और मामले की अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में चिन्हित कर दी गई है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर डाक काम है, जहां के ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण बीते 10 दिनों से पानी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों को काफी लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तमाम उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारी मांग को नहीं सुनी गई। गांव बचाओ आंदोलन में बैठा हूं। आज हमें यहाँ 10वां में है, अभी तक हमारी बातों का कोई भी अधिकारी हमारी बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मैं मीडिया की तरफ से जो कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों पे अपना शिकंजा चलाए और इस चीज़ को बहाव न दे कि जो हमारे यहाँ जो 10 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगल बगल के गांव के लोग भी आ रहे हैं और अभी तो खाली एक ही गांव का आंदोलन चल रहा है।
पानी का खोज ना पानी में मिल नहीं बाब टैंक हमारे बंद होएगी ठेकेदार को टैंक नल नूल तो उजाड़ेगा जो बनाया थे अब हम क्या कहना अब बेट माना में बैठी असो बुढ़ी मन क्या पानी भी गर्म रहे ना सकता हम हड़ताल में बैठे हैं बाबा। उत्तराखंड में कुमाऊं के नैनीताल और बागेश्वर जिले में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बारिश के दौरान सभी नालों और कलवर्ट को लगाकर साफ रखने को कहा, जिससे जल भराव की समस्या पैदा ना हो। वहीं गिरासू भवनों, जर्जर स्कूल भवनों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बारिश के दौरान किसी भी तरह की जनहानि ना हो सके। हमारे कलवर्ट्स और नाले जहाँ पे गाद भर गई हो उनको सफाई करने का काम विशेषकर नगर निगमों के अंतर्गत, नगर निकायों के अंतर्गत, बाकी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और एनएच के अंतर्गत उसकी सफाई की जाए, वो हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे। सिमिलरली जहाँ जहाँ ऐसे पेड़ हैं जो गिर सकते हैं तूफान में या फिर कच्चे हैं, भवनों के आसपास हैं, उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे भवन जो डेंजरस जोन में है लेकिन उसके बावजूद कोई उसमें रह रहा हो, मान लीजिए बलिया नाला में, उनको नोटिस दिया जाना। गिरासू भवनों का चिन्हीकरण, ऐसे स्कूल जो कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं है और जानते हैं हम कि कमजोर हैं, उसमें भी किसी प्रकार से कक्षाएं ना हो, ये सारे निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को लेकर यातायात निदेशालय जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस 5 महीनों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और मृतकों की संख्या में कुछ कमी आई है। इसे लेकर यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि लोगों को सड़क हादसों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं सड़क जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, इस बार यात्रा सीजन बहुत ही सकुशल रूप से संपन्न हुई है और यात्री इस बार बहुत अधिक संख्या में आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कंजेशन रहा है और उस कंजेशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगा रखा है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी इसमें सहारा लिया है हम लोगों ने, जैसे गूगल और मैपल के साथ एग्रीमेंट करके हम लोगों ने जहां पे जाम लगा हुआ है तो दूसरे रास्ते को, अल्टरनेट रूट को उसमें दर्शाकर यात्रियों को सुविधा हम लोगों ने पहुंचाई है। आगामी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके चलते मंगलौर सीओ के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स, एसएसपी और पीएसी ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही उन्होंने जनता से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है और क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने की बात भी कही। विदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। वहीं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता बनाए रखने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही जनता से पुलिस और प्रशासन के सहयोग करने की अपील भी की। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।